नमस्कार दोस्त। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोगों को अभी पॉलिटिकल क्लास कंटिन्यू चल रहा है और इसके पहले बहुत सारे हम लोग टॉपिक किए हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। और इसके बाद जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोग देख रहे होंगे, नाम है सर्वोच्च न्यायालय। यानी इसको बहुत अच्छा तरीके से पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। और जानते हैं, इस टॉपिक में आप बने रहिएगा, समझाना मेरे काम है। जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जीरो से हीरो, तो इस टॉपिक में आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। इसका मतलब कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है, चिंता मत कीजिए। आज आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि अपने आप को स्मार्ट समझिएगा। यानी जीरो से हीरो बनाएंगे आज के क्लास में। आपको कुछ भी नहीं आता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक से एग्जाम में आने वाले टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहां से पूछता है, और इतना आसान तरीका से आपका दिमाग में उतारेंगे ना कि कभी भूल नहीं पाइएगा। सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए और जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं देखिए आप। चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते अपना टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या? देखिए, सर्वोच्च मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे ऊंचा। न्यायालय मतलब क्या? न्याय दिलाने वाला। यानी कि न्याय के मामले में सबसे ऊंचा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है, इससे आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो लास्ट फैसला होता है, क्योंकि हमारा देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे लास्ट फैसला होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई न्यायालय ही नहीं है। यानी न्याय दिलाने के मामले में सबसे ऊंचा जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग से। यदि स्टार्टिंग हम लोग बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ, ये जानते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं अपना देश में, तो देश में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्या देश के अंदर हम बात करते हैं, क्या देश में एससी मतलब समझ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरा टॉपिक में यही लिखेंगे शॉर्ट कोट, क्योंकि जल्दी टाइम भी कवर होता है। एससी लिखेंगे मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट। यानी देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मैं दोस्तों क्या बोला कि देश में सबसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? मैं देश को सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो देश में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। कौन सा? यदि बात की स्थापना की बात करते हैं तो ये होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1974 में। 1974 में स्थापना हुआ। स्थापना कहां हुआ? तो ये हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ। यानी आपसे कोई पूछ दे कि देश के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, तो बोलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। कब? 1974 में। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग इसके बात कही गई है, लेकिन 74 में फिर इसकी स्थापना हुआ। यदि बोलते कहां, तो बोलिएगा कहां? कलकत्ता में हुआ था। एक बात और है, जब ये देश के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कलकत्ता में पहली बार 1974 में, उस समय यदि 74 की बात करें तो उस समय टोटल 4 न्यायाधीश थे। कितना? 4 न्यायाधीश। यानी कि जब देश के पालक, जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 74 में, उस समय टोटल कितने थे? 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश टोटल 5 मत समझिएगा, इसी में 4 में से एक मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात।
चलिए, स्थापना तो हो गया, कब हुआ, किसके तहत हुआ, कहां पर हुआ, कितने मुख्य न्यायाधीश है, समझ हम लोग जान गए। एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि देश के प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। यानी कि जो 74 में स्थापना हुआ था तो टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश है इसका नाम पूछता है बराबर। तो दोस्त, इसका हम लोग बात करें कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसका मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह एम्परे। सर एलिजाह एम्परे लिख देता हूं, देखिए सर एलिजाह एम्परे। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि यहां तक सब क्लियर हुआ। हमारे देश के प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। कहां हुआ, कब हुआ, तो 1974, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 19 नहीं, 1773 में आया था ना, तो 1774 होगा ना, करेक्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ठीक, कब हुआ, तो 1774 में हुआ था। एक साल के बाद कहां, कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है सभी लोग को। जब हुआ था उस समय टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। उस एक मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह एम्परे। सभी लोग क्लियर है दोस्त। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना देश में आते हैं। यह तो बेसिक जानकारी थी जो कि हमारे देश के जब स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, यहां तक तो समझ में आ गया सभी लोग को। देखिए, अब अपना देश की बात करते हैं कि जब देश हमारा जब आजाद हुआ उस टाइम जो अपना देश के अंदर में, ये तो अंग्रेज के जमाने का टाइम का था। यदि हम अपना देश की बात करें कि देश में इसका क्या भूमिका है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग, किस अनुच्छेद के तहत चर्चा की गई है। तो सबसे पहले बात करें कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट यदि हम लोग बात करें सबसे पहले भाग की बात करते हैं। भाग, तो संविधान भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्णन किया गया है वो कितना भाग 5 में मिलता है। यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 127, 124 से 147, ये क्या है, अनुच्छेद हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। यानी आपसे पूछ दे कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कहां मिलता है, तो बोलिएगा सीधे भाग 5 में अनुच्छेद, तो 124 से लेके 147 के बीच में अनुच्छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट का बारे में बताता है, वर्णन किया गया है संविधान में। क्लियर है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का वर्णन या सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच में किया गया है अनुच्छेद के तहत। ठीक, यहां तक सभी लोग क्लियर होगा दोस्त। अब बात करते हैं इसका गठन, यानी हमारा देश में जब सर्वोच्च न्यायालय गठन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये हम बात करते हैं। तो सबसे बात करते हैं क्या, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 की हम लोग बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले अनुच्छेद 124 जानते हैं, ये अनुच्छेद 124 है ना, बहुत बड़ा अनुच्छेद है। और यही अनुच्छेद के मतलब सुप्रीम कोर्ट का लगभग 80% बात कवर हो जाती है इसी अनुच्छेद में। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 124 इतना बड़ा अनुच्छेद है कि लगभग 80% बात कवर हो जाती है। चलिए, इसको हम लोग 124 को अच्छा से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट को गठन के बारे में बताता है। क्या गठन, यानी स्थापना, या तो गठन बोलिए, गठन या स्थापना। ठीक, यदि बात करें हमारे देश में, सबसे पहले देश की जो हमारे इंडिया के जो पूरा देश के अंतर्गत आता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले आता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें तो सबसे पहले गठन कब हुआ था, 1950 में। यानी आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, 1950 में। कहां हुआ था ये हुआ दिल्ली में। कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1950 में। कहां हुआ था, दिल्ली हुआ था। एक बात और है, जब ये 1950 में गठन हुआ था उस टाइम न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, तो उस समय टोटल 8 न्यायाधीश थे। 8 में क्या, 7 अन्य न्यायाधीश थे और प्लस में एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, ये समझ में आ गया, टोटल थे 8। समझिएगा, 1950 में जब गठन हुआ दिल्ली में तो उस समय 7 क्या थे, अन्य थे।
7 अन्य न्यायाधीश थे और एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे। टोटल कितना हो गया 8। यानी हमारे देश में जब 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उस टाइम टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। एक बात और है, वो तो हम लोग पढ़ लिए थे पिछला बार कि जब सबसे पहले जब 1774 वाला जब स्थापना हुआ था उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलियाह एम्परे। लेकिन यही पूछ दे कि स्वतंत्र भारत में जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सोचिए, जब 1950 में गठन हुआ था तो टोटल 8 थे, जिसमें 7 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। और यदि पूछ ले कि मूल सुप्रीम कोर्ट के जब मूल संविधान जब इसका जब गठन हुआ था स्टार्टिंग में तो टोटल 8 न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश पूछ देना तो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। क्या? हीरालाल जेकानिया। लिखता हूं, देखिए उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया। यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल। यानी कि अनुच्छेद 24 कहता है सुप्रीम कोर्ट के गठन हुआ, गठन के बारे में बताता है। गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। जब 1950 में कहां हुआ? तो दिल्ली में हुआ। उस टाइम टोटल 8 न्यायाधीश थे, 8 में से टोटल 7 थे अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, और जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम था हीरालाल जेकानिया। जीरो से हीरो बनाएंगे, वीडियो में बने रहिए। यहां तक तो सभी लोग समझ में आया होगा बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा देर की हम बात करेंगे अनुच्छेद 125 के। थोड़ा देर के लिए हम 125 की बात करेंगे आपको समझाने के लिए। एक अनुच्छेद 125 आता है, नहीं 125 बाद में देखें, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है? फिर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए 124 ही अनुच्छेद कहता है, ये 124 के वही बात करते हैं। ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। दोस्त अब जब सोचिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब 1947 में 1947 के बाद और आज के बाद देखिए तो जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है। जनसंख्या में जब वृद्धि होगा तो उसको जो भी प्रॉब्लम होता है न्याय दिलाना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज में तो वृद्धि होगा ना? अब बताइए 8 न्यायाधीश रहने दे और जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो 130 करोड़ जनसंख्या में 8 न्यायाधीश कितना दिन तक उसको फैसला सुनाएंगे? एक केस का 50-50 साल हो जाएगा, तो आदमी मरिए जाएगा, क्या फायदा है? तो सुप्रीम कोर्ट में तो क्या हुआ कि उस समय देखिए कितना अच्छा संविधान लिखा गया। उस टाइम ये निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाएगी समय समय पर। यानी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में वृद्धि की जाएगी। देखिए ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात करता है, वृद्धि। अब एक बात बताइए, ये तो कहा गया कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि करेगा कौन? तो ये मैं बता दूं, वृद्धि करने का जो भी अधिकार इस संसद को दिया गया है। किसको? संसद को। यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में जब वृद्धि करना होगा, बढ़ाना होगा, ये अधिकार किसको है? संसद को है। संसद इसकी संख्या में वृद्धि कर सकती है, ठीक। और देखिए स्टार्टिंग में कितना 8 न्यायाधीश थे, और ये प्रेजेंट की बात करें तो टोटल अभी 34 न्यायाधीश थे। समय समय आते गया और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होते गया। यदि मैं आपको चार्ट की तरह समझा दूं, मैं देखिए ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं 2 ही चीज इसमें याद करना है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं। यदि सबसे हम बात करें 1950 जब स्थापना हुआ था, उस समय टोटल कितना थे? 8 न्यायाधीश थे। इसके बाद आता है बात 1956 की बात करें, 1956 की बात करें तो टोटल 10 न्यायाधीश थे, ठीक। इसके बाद हम बात 1956 के बाद फिर 60 में किया गया था, 60 में 13 थे। 1960 में बात करें तो 60 में 13 थे। 60 के बाद जो हमारा
बहुत ज्यादा कर लिए, 13 के बाद ज्यादा वृद्धि किया गया। वो था कौन? 77। 77 में टोटल 77, 77 में टोटल 18 न्यायाधीश थे। कब? 1977 में 13 से बढ़ा करके 18 कर दिया गया। ठीक, इसके बाद 1986 की बात करते हैं हम। 1986 में शायद 26 कर दिया गया। कितना? 1986 में क्लियर है, 26 कर दिया गया। और इसके बाद फाइनली 2008 की बात करते हैं। 2008 में इसका 31 कर दिया गया। 8 के बाद 2019 की बात करें तो 19 में कितना कर दिया गया? 34। यानी 8 में 2008 में कितना? 31 और 2019 में 34। अब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ये क्या है? टोटल संख्या है, टोटल संख्या। लेकिन इसमें न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो टोटल 8 मतलब 7 आने 1 मुख्य, सेम वैसे 9 प्लस 1 13 हो गया, तो 12 प्लस 1 18, तो 17 प्लस 1 26 मतलब 25 प्लस 1 31 मतलब 30 प्लस 1 और 34 मतलब 33 प्लस 1। अभी 1 क्यों लिखे हैं हम? टोटल संख्या है 8, 8 में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य, तो 8 हो गया। 10 किया गया तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 9 अन्य। जब 13 की कर दिया गया टोटल संख्या, तो 13 में कितना? 1 मुख्य न्यायाधीश और 12 अन्य न्यायाधीश। टोटल जितना होगा ना, इसमें 1 न्यायाधीश छांट लीजिए और जितना बच जाएंगे उतना अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। जितना टोटल संख्या है उसमें 1 निकाल लीजिए, 1 निकाल के लीजिए मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल कितना बच गए? अन्य न्यायाधीश। अब देखिए, आप सोचिए कि इतना हमको याद करना पड़ेगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये ज्ञान के लिए बता रहा हूं। यदि एग्जाम में पूछता है तो एग्जाम में सिर्फ 2 पूछता है। अभी तक के जितना एग्जाम हुआ उसमें 2 ही पूछता है। एक तो पूछता है प्रथम और एक ये पूछता है ये वर्तमान। यार वर्तमान ये वाला हो जो भी, देखिए वर्तमान में भी 34 चल रहा है, यानी विशेष आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि मूल सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुआ था उस टाइम पूछे तो सीधे मारिएगा 8, यानी 7 9 और 1 अन्य। और वर्तमान पूछे तो वर्तमान में क्या मारिएगा? 33 प्लस 1, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। यही याद कीजिए। तो वर्तमान तो आपको याद ही हो गया 8 था, और सॉरी पहले का तो याद हो गया कि जब स्टार्टिंग में कितना 8 था, और अभी याद हो गया 34। 2 ही याद करना है, ये आप ज्ञान के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यही दोनों पूछता है। इसी को मेन फोकस कीजिएगा। जहां से देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो फालतू चीज में। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्त, फालतू चीज नहीं पढ़नी है। बट ये मैं आपको ज्ञान के लिए बता दिया ताकि ये भी कोई पूछ दे एग्जाम में, सपोज दैट, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, चलिए। आगे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां तक हो गया। ठीक, इसके बाद हम नियुक्ति की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है। तो नियुक्ति की हम बात करें, नियुक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? या मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, यानी जितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति यानी पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। अब बोलिएगा कि राष्ट्रपति करते हैं क्या अपना मर्जी से करते हैं? जी नहीं। देखिए, आप अच्छा समझिएगा, बहुत यहां पर समझने वाली बात है, क्योंकि यहां पर समझ गए ना फिर चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब, या अन्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक, तो सबसे पहले हमें चलता है अन्य न्यायाधीश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? ये तो होगा राष्ट्रपति करेंगे। अब बताइए, अन्य न्यायाधीश का भी संख्या कितना है? 33 है। ठीक, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 है। क्लियर है सभी लोग को? देखिए, तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या अभी 33 है, समझिएगा ध्यान से। और इसे नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोग बता देंगे न्यायाधीश की मुख्य
मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या की बात करें तो टोटल 1 है, तो 33 प्लस 1 34 हो गया। अब ये दोनों लोग को नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्य अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों, तो अन्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें, ये अन्य न्यायाधीश समझिए, यहाँ मेन गेम यहीं पे है। यदि यहाँ पर समझ गए ना तो चुटकी में खत्म होगा। यदि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की हम बात करते हैं, पहले अन्य न्यायाधीश की, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेंगे राष्ट्रपति साहब, लेकिन जो भी अन्य न्यायाधीश हैं वो कहां से आते हैं? तो जितना भी अन्य न्यायाधीश है वो हमारे जो भी जितने भी राज्य के हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट से इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक, कौन सा? हाई कोर्ट से इनको नियुक्त किया जाता है। अब देखिए कैसे, अब बोलिए कि हाई कोर्ट, तो हाँ, अभी हाई कोर्ट की बात करें तो आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे देश में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितने हैं? तो 25, यानी हमारे राज्य में देश के अंदर जितने भी हाई कोर्ट है 25, वही हाई कोर्ट से अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति होती है। कैसे होती है? देखिए समझिए, मान लीजिए ये हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट, यानी विभिन्न हमारे राज्य के हाई कोर्ट हो गया। अब इस हाई कोर्ट से नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कौन? ये अन्य न्यायाधीश के, यानी हाई कोर्ट से नियुक्ति होकर कहां जाएगा? अन्य न्यायाधीश यहां जाएगा। यानी हमारे हाई कोर्ट से जितने भी न्यायाधीश है यहाँ पर अन्य न्यायाधीश जो जाएंगे यहाँ से नियुक्त होकर के, ये कहा? हाई कोर्ट से जाएंगे। अब एक बात बताइए, हाई कोर्ट से इसमें जाएंगे तो कौन करेगा? तो हाई कोर्ट से जब भी जाएंगे तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कैसे? राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। कितना? हाई कोर्ट के चीफ CJN, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और प्लस CJI। CJI मतलब क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जो अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगा, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा तो क्या ये होगा? CJN, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, प्लस हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति महोदय इसका नियुक्ति करते हैं। समझिए ठीक से, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के क्या? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, यानी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दोनों मिल के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश CJH हो गया, मुख्य न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्लस में ये CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन करेंगे तो जहां से जिस हाई कोर्ट से आएंगे उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जहां से आएगा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे और प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, दोनों मुख्य न्यायाधीश के सलाह से ये क्या होगा? अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। यानी दोनों की बात करें तो CJI मतलब क्या? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इसका हो गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दोनों के सलाह से राष्ट्रपति महोदय और न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, जो 33 की संख्या है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करते हैं। राष्ट्रपति महोदय करेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों के सलाह पर हमारा राष्ट्रपति महोदय और न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। क्लियर है सभी लोग को? अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं ये मुख्य न्यायाधीश के बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश से कैसे नियुक्ति होती है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की जहां तक बात हुआ कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी होती है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहां पर होती है कोलेजियम विधि द्वारा। मैं अब इसको मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता रहा हूं।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति होगी, क्या होगा? कोलेजियम विधि, कोलेजियम विधि द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? कोलेजियम विधि द्वारा। अब बोले कोलेजियम विधि क्या है, तो समझा रहा हूं। कोलेजियम विधि ये है कि जितने भी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं 33 है ना, इसमें इसी में से 5 सीनियर जजों की एक संगठन होती है, ग्रुप होती है। कोलेजियम विधि में 33 जो है, इसी में से 5 सीनियर जज की एक समूह होती है। क्या? 5 सीनियर जज, 5 सीनियर जज, सीनियर जज, 5 सीनियर जज की एक कमेटी होती है, ठीक। और यही कमेटी डिसाइड करती है कि किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है। यानी जो 33 जो हो गया ना, यहाँ पर जो अन्य न्यायाधीश है, इसी में से 5 को लिया जाता है। क्या? 5 जज की नियुक्ति होती है, किया जाता है, जिसका बोलते हैं कोलेजियम विधि। और यही डिसाइड करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाना है। यानी मतलब ये समझिए कि इसमें कोई भी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी इसमें कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें कोलेजियम विधि द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, जो यही 33 में से ही आते हैं। तो समझ में आ गया? और फिर से बता रहा हूं, और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम विधि द्वारा होगा। एक बात और है, नहीं तुमको पता कैसे चलेगा? मान लीजिए ये मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश संख्या 1 है, यदि मान लीजिए रिटायर हो रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो दूसरी बात है, ये भी सलाह दे सकते हैं कि 33 में से किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है। ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये भी ज्यादा ये कोई काम कर नहीं है, इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है, ज्यादा कोलेजियम विधि द्वारा ही इसका नियुक्ति की जाती है। सभी लोगों को समझ में आया होगा कि नियुक्ति कैसे होती है। अब कोलेजियम विधि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेजियम जो विधि है, इसी पर सर्वोच्च न्यायालय के जितना भी कार्य होता है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे बात करते हैं हम लोग, इसके शपथ की हम लोग बात करते हैं। शपथ की नियुक्ति हो गया, तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ यानी हमारे जितने भी न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? शपथ की हम लोग बात करें, शपथ यानी न्यायाधीश जो संख्या, जो जितने भी न्यायाधीश हैं उनका शपथ हमारा राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। राष्ट्रपति यानी जितने भी या तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, सबको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। और पूछ देगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। अब पूछ देगा कि अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो ये भी दिलाते हैं राष्ट्रपति। यहां सभी लोग क्लियर है? शपथ में ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए योग्यता की हम लोग बात करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम चल गया कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, हाई कोर्ट से सिलेक्ट होकर जाते हैं, और कैसे जाते हैं पूरा समझा दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं योग्यता, यानी कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? योग्यता की बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता में, तो सबसे पहली बात है ये नंबर 1 पे, ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, ठीक। दूसरी और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी तीसरी चौथी। दूसरी नंबर ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, ठीक। यदि आप 5 साल न्यायाधीश नहीं रहते हैं, तो तीसरी कंडीशन ये होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो,
अधिवक्ता हो यानी वकील हो। पहली कंडीशन का है भारत का नागरिक हो, दूसरी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, और तीसरी कंडीशन यह होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। अब एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है। कितनी हाई कोर्ट की संख्या 25 है, और 25 में न जाने कितने लोग 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों, और ये नहीं रह चुके हैं तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता कोई गिनती ही नहीं है हमारे देश में कि 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हो। इसकी संख्या अनगिनत है, क्योंकि 25 हाई कोर्ट है हमारे देश के अंदर। अब 25 में सोच लीजिए कितना होगा, यदि हर साल 2-2 भी बनेगा तो कितना हजारों की संख्या में चल जाएगा। तो जो ये 10 वर्ष अधिवक्ता है तो क्या बोलता है, ये होता है कि भारत का नागरिक हो, या तो 5 वर्ष न्यायाधीश हो, या तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। तो जो 10 वर्ष तक अधिवक्ता है वो बोलेगा संसद में, या बोलेगा राष्ट्रपति महोदय से, सुनिए मेरा 10 वर्ष तक मैं अधिवक्ता हूँ और भारत का नागरिक हूँ, मेरे को न्यायाधीश बनाइए। और राष्ट्रपति पड़ जाएंगे फेरा में, क्योंकि भाई इतना ही को हजारों लोग समझ चल जाएंगे न्यायाधीश बनने के लिए, बोलेंगे मेरे को बनाओ। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? इतना लोग का टेंशन कैसे झेलेंगे? यानी कोई भी व्यक्ति नियुक्त कैसे करेगा? क्योंकि एक तो पॉसिबल है भाई, अब इतना संख्या में चल जाएगा कैसे नियुक्ति होगा? बताइए, कोई बोलेगा मैं इतना हूं मेरे को बनाओ, कोई बोलेगा मेरे को बनाओ, कोई बोलेगा मेरे को बनाओ। तो इसीलिए हमारे देश के संविधान इतना बेहतर लिखा गया है। आज भी मैं नमन करता हूं उन लोगों को जो इतना अच्छा संविधान लिख करके गया। तीसरी कंडीशन ये है कि आप राष्ट्रपति के नजर में न्याय की अच्छा जानकार तथा ज्ञाता हो। तीसरी पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रपति के नजर में न्याय का जानकार का या ज्ञाता हो। यानी कि आपका ये योग्यता होने के बावजूद भी आपका राष्ट्रपति के नजर में आपका न्याय की जानकारी या ज्ञाता हो। अब मान लीजिए बोले कि हमको बनाओ, तो बोलेगा राष्ट्रपति महोदय तुमको जानते हैं? तो नहीं, तो हटो। यानी देख यही एक कंडीशन लग गया कि संख्या कम कर दी। और राष्ट्रपति महोदय कब जानेंगे? जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बताएगा तब तो जानेंगे। इसीलिए यहाँ क्या होता है, कंडीशन जो होता है जिद्दी लोग समाप्त हो जाती है। यानी राष्ट्रपति महोदय आपके बारे में जानेंगे तभी आपको वहां पर नियुक्ति की जाएगी। और राष्ट्रपति महोदय जानेंगे कैसे? जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे अच्छा यहाँ पर भीड़ नहीं लगने के चलते, हंगामा नहीं होने के चलते इतना बेहतरीन संविधान लिखा गया यार, गजब। मैं मानता हूं पहले का लोग इतना अच्छा संविधान लिख कर गया। चलिए ठीक है, ये होता के बारे में आप लोग जानिए। एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट क्या ये अन्य न्यायाधीश योग्यता की बात करें तो इसका योग्यता में एक उम्र की बात आती है। तो उम्र के बाद की इसका कोई नहीं है, यानी इसका न्यूनतम उम्र कोई निर्धारित नहीं है। यदि न्यूनतम उम्र पूछते, न्यूनतम आयु की बात करें तो इसका न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि आप न्यूनतम आयु आपका 35 साल होगा तब जाइएगा, न्यूनतम 40 साल होगा तब जाइएगा, न्यूनतम 50 साल होगा तब जाइएगा। नहीं, न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, यहां तक अभी लोग समझ में आ गया कि योग्यता क्या किए होनी चाहिए। योग्यता में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूज हो तो बताइए, नहीं तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तो सभी लोग को समझ में आया। योग्यता के बारे में हमको अच्छा से जानकारी लेनी है, कैसे क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल कि जितने भी न्यायाधीश है और न्यायाधीश जितने भी हैं इनकी कार्यकाल कितना होता है, कितना दिन के कार्यकाल होता है। तो दोस्त, यदि कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल ये आता है कि न्यायाधीश की कार्यकाल 65 वर्ष, मैक्सिमम 65 उम्र तक, एज तक आप न्यायाधीश के पद पर बने रहे। कितना? मैक्सिमम कितना? 65 वर्ष। यानी आपका एज जिस दिन 65 वर्ष हो जाएगा मैक्सिमम, आपको रिटायर कर दिया जाएगा।
समझ में बात आ गया। यानी कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं कि 5 साल 10 साल 5 साल 8 साल नहीं है। यानी आप जब से न्यायाधीश बन गए उस दिन से आपका जिस दिन 65 साल यदि पूर्ण गया तो आपको हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। और यदि आप पहले भी हटते हैं तो त्याग पत्र देकर हट सकते हैं अपना मर्जी से, वो अलग बात है। लेकिन रूल की बात करें तो आपका यदि अपना मर्जी से त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, तो क्या फिर भी आपका जब 65 वर्ष जब उम्र हो जाएगी तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर दिया जाएगा। सभी लोग को समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, कार्यकाल सभी लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम ये बात कर रहे हैं कि पद से हटाने के लिए, मान लीजिए कि पद से हटाना है तो क्या किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई न्यायाधीश को पद से हटाना है, पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, तो पद से हटाने के लिए इनके खिलाफ न्यायाधीश है कोई भी गलत काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। यानी पद से हटाने के लिए क्या लाएगा, महाभियोग। यहां पर समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ भी बहुत बहुत बड़ा गेम है, समझने वाली बात है। पद से हटाने के लिए क्या लाएंगे, महाभियोग। और ये महाभियोग कहाँ लाएंगे, तो संसद में लाएंगे। यानी पद से हटाना है तो महाभियोग लाएंगे, महाभियोग कहाँ लाएंगे, तो संसद में, संसद। यानी पद से हटाने के लिए क्या लाएंगे, महाभियोग। महाभियोग कहाँ लेकर आएंगे, संसद में लाएंगे। अब बात किसका हो रही, संसद के। यानी संसद मतलब क्या, लोकसभा या राज्यसभा आप किसी में ला सकते हैं, तो कहाँ लाएंगे आप, संसद में। संसद की बात करें तो या तो आप लेकर आइए लोकसभा में या तो लेकर आइए राज्यसभा में। आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में आप लेकर के आ सकते हैं। यानी कि किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाएंगे। कहाँ लाएंगे महाभियोग, संसद में। संसद कहाँ, लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाएंगे। ला तो देंगे लेकिन एक कंडीशन है, यदि आप लोकसभा में लेके आ गए तो इसमें आपको मिनिमम 100 सदस्य की सिग्नेचर चाहिए। यानी आप लोकसभा में लेके आ गए इनका हटाने के लिए प्रस्ताव, तो आपका 100 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन आप लोकसभा में नहीं ले गए, राज्यसभा में लेके चल गए तो क्या होगा, तो राज्यसभा में लेके चल गए तो इसमें कम से कम 50 सदस्य का। यानी कि पद से हटाने के लिए महाभियोग लेके गए संसद में, लोकसभा में लेके गए तो 100 सदस्य का सिग्नेचर चाहिए। यदि राज्यसभा में लेके चल गए तो 50 सदस्य का सिग्नेचर चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए किसी संसद में। ये तो होगा आप यहाँ लेके चले गए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर यदि मान लीजिए 100 सिग्नेचर कर दिया, 100 आदमी सिग्नेचर कर दिया, तो 100 आदमी सिग्नेचर कर दिया तो ये जाएगा अध्यक्ष के पास। यानी लोकसभा में मान के चलिए का प्रस्ताव ले गए, 100 सदस्य सिग्नेचर कर दिया, तो 100 आदमी सिग्नेचर कर दिया, तो करने के बाद ये कहाँ जाएगा, फाइनली जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। कहाँ, लोकसभा अध्यक्ष। यानी 100 आदमी सिग्नेचर कर दिया तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। यदि लोकसभा यदि इस पर सिग्नेचर कर दिया, लोकसभा ने इसको एक मान लिया, तो क्या होगा, हटाया जाएगा जी नहीं। 100 सदस्य मान लीजिए सिग्नेचर कर दिया, इसके बाद लोकसभा के पास अध्यक्ष के पास जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष पे लोकसभा अध्यक्ष इस पर सिग्नेचर कर देता है तो 3 सदस्यीय एक समिति का गठन होता है। 3 सदस्यीय समिति क्या होता है, देखिए 3 सदस्यीय समिति में क्या होता है कि 3 सदस्यीय समिति में 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, और और एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश। देखिए पहली बात करें, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और एक होते हैं दूसरे पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और तीसरी नंबर पर फाइनली बात करें तो तीसरी नंबर पर आता है कि कोई भी एक न्याय
न्याय का ज्ञाता कोई एक व्यक्ति होनी चाहिए। कौन? न्याय का ज्ञाता, न्याय का ज्ञाता। यानी लोकसभा भी यदि सहमत हो गया तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। ये 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। 3 सदस्यीय समिति में क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश होंगे, एक किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक न्याय का ज्ञाता। यानी देखिए, सोचने वाली बात है, इसमें कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं है हटाने के लिए। भले ही अपना प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ये लेगा। जगह ये तीनों ने डिसीजन ले लिया कि हाँ, जिस न्यायाधीश के प्रति महाभियोग लाया गया है वो सही है, और ये जो सही यहां से फाइनल कर दिया तो वापस ये फिर आएगा लोकसभा में। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा यदि सिग्नेचर कर दिया तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, और यदि ये 3 सदस्यीय समिति यदि यहाँ बोल दिया कि नहीं गलत बात है, ये झूठा आरोप लगाया गया है, तो यहीं पर खारिज हो जाएगा। किसी की औकात नहीं है कि बाल विवाह का कर लो न्यायाधीश का। यदि ये 3 सदस्यीय समिति यदि गलत कर दिया, खारिज कर दिया, तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन यही 3 सदस्यीय समिति यदि पारित कर देता है कि जो महाभियोग लाया गया वो सही है, यदि ये सही है, पारित कर दिया, तो वापस फिर कहाँ आएगा? लोकसभा में। और लोकसभा में जब वापस आएगा तो लोकसभा को यहाँ 2/3, इसका मतलब कि 66% बहुमत से पारित करना होगा। और जब लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो फाइनली राष्ट्रपति साहब ने इसे क्या होता है, पद से हटा देते हैं। क्लियर हुआ? पद से हटाने के लिए क्या क्या करेंगे? यानी कि महाभियोग कहां लाएंगे? संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्य का सिग्नेचर चाहिए, जिसमें लोकसभा के पास फाइनली जाएगा। लोकसभा यदि इस पर सिग्नेचर कर देता है तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, और ये 3 सदस्यीय समिति यदि सही कर दिया कि नहीं ये सही है और पारित कर देता है, तो ये फिर जाएगा कहां? लोकसभा में। लोकसभा को इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। लोकसभा यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो फाइनली पारित करने के बाद क्या हट जाएंगे? नहीं, जब तक राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेंगे। लेकिन जब यहाँ 2/3 बहुमत से जब पारित कर देगा लोकसभा, तो राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर करना बिल्कुल ही अनिवार्य बनता है। वो फिर राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करके उनको पद से हटा देते हैं फाइनली। लेकिन यहाँ ये तीनों सदस्य एक बोल दिया कि नहीं ये गलत आरोप है, तो नहीं हटेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि भले यहाँ मंत्री लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी मंत्री दिख रहे हैं आपको? एक भी मंत्री नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने का मंत्री का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव भी करना है तो मंत्री कोई इसमें ज्यादा नहीं है। राष्ट्रपति महोदय अपना मर्जी से करेंगे क्या, जब मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं देंगे तो? यानी जो भी है सरकार के हाथ में नहीं, जितना हो एक कोलोजियम के हाथ में रहता है। आगे बताते हैं कैसे। यहाँ तक तो सब लोग समझ में आया ये पद कैसे हटाएंगे। सेम ये बात आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं। यदि राज्यसभा में लेके जाएंगे तो फाइनली राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वो सिग्नेचर करेंगे, राज्यसभा का जो अध्यक्ष सिग्नेचर करेंगे, और 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, और ये गठन यदि पारित कर देता है तो फिर जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। यानी सेम वही बात है बस। यहाँ तक किसी लोग को कोई प्रॉब्लम होने से बताइए। लोग बोलता है कि पॉलिटी नहीं आता है, डर लगता है। डर तो आप इंजॉय से इंटरेस्ट पढ़िए, या पढ़ने का जुनून होना चाहिए यार, कि हाँ ऐसा जुनून होना चाहिए कि जब सर पढ़ा रहे हैं इसके बाद क्या बताएंगे, इसकी बाद क्या बताएंगे। सीखने के लिए एक लालसा होना चाहिए, वो होती है पढ़ाई। ठीक है, तो इंटरेस्ट से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। और ये टॉपिक 0 से 0 बनाएंगे। मैं बोला ना कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका सब चीज आएगा, और सब चीज आने के बाद आप खुद स्मार्ट अपने आप को समझिएगा। सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब हम बात करते हैं, एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद किस परिस्थिति में रिक्त होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पद रिक्त, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसका पद किन किन स्थिति में रिक्त हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में।
यानी किस कारण से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद रिक्त यानी खाली हो सकता है। दोस्तों आपको सभी बात मैं बता दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, किन परिस्थिति में होगा बताइए। सबसे नंबर 1 परिस्थिति आता है कि यदि वो न्यायाधीश है, किसी कारणवश यदि उसका मृत्यु हो जाता है तो पद रिक्त होगा। यानी पहला में का मृत्यु, यानी किसी कारणवश मृत्यु हो गया। दूसरी बात यह आता है किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और तीसरी फाइनल डिसीजन आता है कि महाभियोग द्वारा। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि किन परिस्थिति में न्यायाधीश का पद रिक्त हो सकता है ना, किन परिस्थिति में न्यायाधीश का पद रिक्त नहीं होगा। 3 ऑप्शन ये दे देगा, चौथा दे देगा पीएम की सलाह पर, सलाह पे, यानी कुछ दे देगा मंत्री परिषद के आदेशानुसार, तो हो जाएगा गलत। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इन 3 कारण से पीएम का जो न्यायाधीश का जो पद है वो रिक्त हो सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए अनुच्छेद कितना 24 कितना बड़ा है, कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद, इसके बाद 125 की बात करते हैं। क्या अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 125 बताता है कि जज का वेतन के बारे में बताता है। क्या? जज का वेतन, जज का वेतन, वेतन बताता है। यानी कि जज का वेतन है वो किस प्रकार दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा। यानी जज के वेतन, जज के वेतन के बारे में बताता है कि जज का वेतन कहां से दिया जाएगा। तो ये बताता है जज का वेतन जो बताता है ये संचित निधि से दिया जाएगा। यानी किसी भी हमारे देश में संचित निधि है उसके द्वारा दिया जाएगा। कहा जाएगा? संचित निधि द्वारा, संचित निधि द्वारा। हमारे देखिए देश में कितना जज है? 33 अन्य न्यायाधीश और एक हो गया मुख्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो 33 जो जज है ना, ये 33 जो जज हैं, इनके यदि वेतन की बात करें तो इनकी वेतन 2.5 लाख में मिलता है, लाख एंड 2.5 लाख मिलता है वेतन। यदि यही जो एक जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इसकी वेतन 2.8 लाख। यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन 2.5 लाख मिलता है और इनका 2.8 मतलब कि 2,80,000 रुपए इनका वेतन दिया जाता है। यहां तक आप लोग सब नोट कीजिए। चलिए, ये तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। अनुच्छेद 125 क्या बताता है? वेतन के बारे में बताता है। ठीक, 125। यदि यही हम इसके बाद 126 के बारे में बात करें, 126 यानी 126 अनुच्छेद क्या कहता है? 126 दोस्तों, 126 अनुच्छेद ये बताता है कि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश के यदि पद रिक्त हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में एक कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त की जाएगी। क्या? या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। क्या होगा? कार्यकारी, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और ये नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति साहब। यानी कि अनुच्छेद 126 का होता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी मुख्य न्यायाधीश बीमार हो गया या कहीं चला गया या कहीं अपना घर के शादी फंक्शन में चला गया, कुछ दिन के लिए चला गया, तो उसका काम, लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश रहेंगे वो ये अस्थायी रूप से रहेंगे। क्या? ये अस्थायी रूप से रहेंगे। ठीक, लेकिन फिर वो आ जाएंगे कि हट जाएंगे। यानी किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश के हिसाब कहीं चले गए, उस कंडीशन में उनके पद को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कौन करेगा? ये जो अन्य न्यायाधीश जो 33 होते हैं ना, उसी में से एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति साहब जो कार्यकारी न्यायाधीश बनाते हैं।
यानी जो 33 जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसी में से एक जो सीनियर जो सबसे न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति साहब कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। 126 क्लियर है सभी लोग को? 126 क्या है? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 26 के बाद हम लोग बात करते हैं 127 127। देखिए 127 क्या कहता है? 127 तदर्थ जज के बारे में क्या बताता है? क्या? तदर्थ जज। अब बोले तदर्थ जज क्या होता है, समझा देता हूं। तदर्थ जज, तदर्थ जज क्या होता है? देखिए तदर्थ जज का मतलब ये हुआ कि ये मैं बताया क्या कि किसी कारणवश यदि जज का जो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे देश का अन्य न्यायाधीश में से एक कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितना जज की संख्या? 33 अन्य और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में ही ना है 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। 33 क्या? अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक। अब तदर्थ जज के बारे में बता रहे। तदर्थ जज होता क्या है? तदर्थ जज के बारे में बता देते हैं। ठीक, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितना टोटल? 34 जज, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। अब बताइए सपोज एक मान लीजिए कोरोना महामारी चला था, सेम ऐसा है, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए और 33 जज में से मान के चलिए कोरोना आया और 10 जो जज हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ गए। 33 में से 10 जज कोरोना पॉजिटिव आ गए। अब बताइए कि 130 करोड़ जनसंख्या को संभालना है, न्याय दिलाने के लिए मात्र हमारे पास 34 जज ही हैं और जज हैं, उसमें से 10 जो अन्य न्यायाधीश हो जाए वो कोरोना पॉजिटिव आ गए, यानी 10 पद से अधिक हो गए। अब क्या होगा? सोचिए क्या होगा दोस्त। तो जब यदि मान लीजिए कि 33 में से 10 कोरोना पॉजिटिव हो गए, यानी 10 खाली हो गया पद कुछ दिन के लिए, तो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं तो राष्ट्रपति साहब इस हाई कोर्ट से, राष्ट्रपति साहब काम है, राष्ट्रपति जो है ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछते हैं, मुख्य न्यायाधीश के सलाह लेकर के, और ये जो पद के हैं इसको रिक्त को भरते हैं। यानी कि मान के चलिए कि 10 पद रिक्त है तो राष्ट्रपति महोदय साहब मुख्य न्यायाधीश से बोलेंगे और पता कराएंगे कि पता करो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज है, वहां से एक जज को उठा लो। तो इलाहाबाद मान लीजिए जज में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां गया प्रस्ताव और इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है मेरे पास तो अपने ही बहुत सारा काम है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब कि आप कोई जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, यानी उस न्यायाधीश का मतलब होगा जज के पास होगा तो देगा और अन्यथा मान लीजिए कि नहीं देगा। ठीक, समझ में आया? क्लियर बात? यानी जब एक पॉजिटिव हो जाएगा, किसी का अन्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अन्य जो हाई कोर्ट है उसको मुख्य न्यायाधीश के सलाह लेकर के और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनके सलाह लेकर के इस पद को भरते हैं। मतलब सेम वही कंडीशन है, समझिए। लेकिन इसमें क्या है कि जल्दबाजी भरने के लिए ज्यादा नहीं देखा जाता है, तो ये खाली है तो उस हाई कोर्ट के मेन मुख्य न्यायाधीश से पूछ करके और वहां यदि एक्स्ट्रा है तो वहां से लेकर के आ जाता है। ठीक, किससे कोई दिक्कत? यानी कि इस तदर्थ जज का मतलब क्या कि यदि उस अन्य जज के मतलब पद जब खाली हो जाता है तो इनको भरने के लिए जो लाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तदर्थ जज, यानी एडॉक जज, इंग्लिश में बात करते हैं एडॉक जज बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? यानी इस पद को भरने के लिए। समझ में आया सभी लोग को? देखिए मैं एक क्लास ले रहा था इसके पहले, जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो सेम यही कंडीशन बता रहा था। एक लड़का ने मेरे को क्वेश्चन किया, बोला कि सर अब मान के चलिए क्या बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से मंगवा लो, तब बोल रहे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, कोई हाई कोर्ट माना कर दिया। अब मान लीजिए कि सब हाई कोर्ट माना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तो क्या कीजिएगा? सोचिए, सही क्वेश्चन था।
कभी बोल दिया कि सभी हाईकोर्ट बोल दिया मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है जज, मेरा जितना काम था उतना ही है, मेरे उतना ही है, यदि मैं दे दूंगा तो मेरा काम कैसे होगा? सभी हाईकोर्ट मना कर दिया, आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या कीजिएगा? सुनिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके लिए एक अनुच्छेद बताया है 128 128 एक अनुच्छेद बताया है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? यदि किसी कारणवश यदि वो पद रिक्त है और कहीं से आपको ऐसा लगता है कि वहां पे नहीं पॉसिबल है, जज नहीं मिल सकते हैं, उस कंडीशन में सेवानिवृत्ति, एक वर्ड आता है सेवानिवृत्ति, जज। तो अनुच्छेद 128 कहता है कि उस कंडीशन में सेवानिवृत्ति जज को लाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति जज का मतलब कि यदि मान लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यदि न्यायाधीश की संख्या यदि किसी बार रिक्त हो गया, हाई कोर्ट में भी संख्या नहीं है, कम है, उस कंडीशन में सेवानिवृत्ति जज को लाया जा सकता है। यानी जितने भी रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज एंड जो जज तत्काल में रिटायर हुए हैं ना, उनको ले आने का प्रावधान दिया गया है। यानी कि यदि हाईकोर्ट से भी नहीं मिल रहा है तो नए में जितने भी रिटायर जो नए रिटायर हुए 1-2 साल में, उनको आप लेकर के आ सकते हैं। ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है? सभी लोग क्लियर है यहाँ तक? 128 भी देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वही मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि जो पूछता है। एक बात और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 129 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 129 क्या कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट दिया गया फैसला, यदि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसला को सुना दिया तो वो फैसला अभिलेख बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। यानी दिया गया फैसला अभिलेख बन जाता है, अभिलेख या रिकॉर्ड बन जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो रिकॉर्ड बन जाता है। इसका मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई गलती की है, आपने किसी को जान से मार दिया और आपको यदि उस पर FIR हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट में चल गए, वहां तक आपका मैटर चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपको 20 साल का सजा दे दिया, सपोर्टेड चाहे आजीवन कारावास दे दिया। इसका मतलब कि आप किसी को मर्डर किए हैं और सुप्रीम कोर्ट आपका आजीवन कारावास दे दिया तो वो अभिलेख रिकॉर्ड बन जाता है। इसका मतलब कि जो लोग मर्डर करेगा ना उसका आजीवन कारावास हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एक बार सजा सुना दिया कि इसके लिए ये सजा मैं दे दिया, तो लगभग ये अभिलेख बन जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है कि जो लोग ये काम करते हैं उनको यही सजा दिया जाएगा। लगभग इस तरह का बात आती है। उसको क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रिकॉर्ड बन जाता है, अभिलेख बन जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। चलिए दोस्तों, मैं इसलिए इस चार्ट को लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें कोई जितना भी समझाने वाला बात था मैं आपको समझा दिया। ये समझाने की कोई बात नहीं है, जो एग्जाम में पूछता है मैं उसको मैंने आपको नोट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई आपका टाइम बचत होगा इसलिए मैं चार्ट लिख दिया। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है खास, इसलिए मैंने लिखा। बट आपको बता देते हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है। यदि पूछ दे, यदि आपको पूछ दे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो मैं बता चुका हूँ हीरालाल जेकानिया, पहले बता चुका हूँ। यदि पूछ दे कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ था उस टाइम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। यदि पूछ दे प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो मीरा फातिमा बीबी। पूछ दे सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो YV चंद्रचूड़। यदि यही पूछे कि सबसे कम कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा, तो वो रहा क्या, केदारनाथ सिंह, मात्र 17 दिन तक अपने पद पर थे। यदि पूछे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो SA बेवड़े। वर्तमान में कौन है, SA बेवड़े। यदि पूरा फुल फॉर्म करे तो शरद अरविंद बेवड़े, SC बेवड़े। यदि पूछे कि प्रथम, देखिए महाभियोग में आपको पढ़ा चुका हूं। यदि पूछे कि प्रथम और महाभियोग की कब लगाया गया है, तो अभी तक महाभियोग द्वारा हमारा एक भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। महाभियोग बहुत बार लाया गया है लेकिन एक बार भी हटाया नहीं गया है। लेकिन सबसे जानकारी के लिए बात है तो सबसे पहली बार 1991 में एक महाभियोग लाया गया था कृष्ण राव के खिलाफ, लेकिन लोकसभा में उस टाइम लाया गया था।
यानी प्रथम बार 1991 में महाभियोग लाया गया। उस समय कौन न्यायाधीश थे? कृष्ण राव थे। कहाँ लाया गया? लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में इसको बहुमत नहीं मिली, इसलिए काम इसको यहीं भी खत्म हो गया। तो मेन जानकारी था तो आपको मैं बता दिया। एक बात और है, आपको बहुत अच्छा रोचक जानकारी याद आ गया, ये हो गया। लेकिन एक बार एक और महाभियोग लाया गया था। कब? 2001 में लाया गया था। वो थे सौमित्र सेन, नाम था उनका सौमित्र सेन। सौमित्र सेन के खिलाफ कब लाया गया? 2001 में। सौमित्र सेन के खिलाफ 2001 में महाभियोग लाया गया। और उस टाइम ऐसा कुछ कहा गया था कि पैसा कुछ लेन देन का कुछ मैटर था, उसके प्रति शक के आधार पर इनको महाभियोग लाया गया था। लेकिन ये बात मैं भी मानता हूँ को सच ही था। क्यों? क्योंकि जब महाभियोग इन पर लाया गया तो आप एक ही दिन में हटा नहीं ना दीजिएगा, पहले सदन में जाइएगा, वहां से पारित होगा। जब इनको पता चला सौमित्र सेन के क्या नहीं तो मेरे पर महाभियोग ला दिया, सब सदन में चला गया, तो ये लोग चरहाकी क्या कर दिया कि त्याग पत्र लिख के दे दिया, मैं पद पर नहीं रहूंगा, मैं कार्य नहीं करूंगा। उनको पता था कि महाभियोग ला गया, हमको हटा देगा, इसलिए अपना इज्जत बचाओ, त्याग पत्र दे के अपना साइड हो जाओ। लेकिन त्याग पत्र दे सब लोग से जान गया था कोई फायदा नहीं है, मतलब कि अभी तक किसी को हटाया नहीं गया, यही फंसने वाले थे, बट नहीं हो पाया। यानी कि सौमित्र सेन के खिलाफ तो एक प्रस्ताव लाया गया महाभियोग का, लेकिन इसने क्या दे दी? त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देके खुद ही हट गए। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एग्जाम में देखिए इसके बाद भी बहुत 130 से 32 33 अनुच्छेद है, लेकिन कोई खास नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से कोई अति महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको उसको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम झूठ मूठ का वेस्ट होगा। यदि आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है उसको मैं यहाँ फोकस किया हूँ, ताकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि कोई अदर चीज ये जो टाइम वेस्ट करना है। तो जो भी एग्जाम में पूछता है वो सभी को मैं अच्छी तरीके से आपके सामने रखा हूँ, बहुत अच्छा से। देखिए सब आपको अच्छा समझ में आ गया। यदि मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति से रिलेटेड बात करें तो याद रखिएगा 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यायाधीश नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। इसका शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति महोदय। त्याग पत्र किसको दिएगा? तो राष्ट्रपति महोदय के, ठीक। और इसके बाद यदि महाभियोग ला करके हटाते हैं तो फाइनल सिग्नेचर किसका होगा? राष्ट्रपति महोदय का। तो चारों याद कीजिएगा ना, नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक। इसके बाद नियुक्ति के बाद क्या आ जाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति देंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ देंगे वो भी राष्ट्रपति ही देंगे। तो नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, महाभियोग पर सिग्नेचर हो गया, और जितना भी इनको नियुक्ति हो जाता है, सलाह वगैरह लेना, सब यही करते हैं। तो ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित 4-5 बातों को याद रखिएगा। और इस टॉपिक को नहीं समझ में आएगा एक बार और अच्छा से पढ़िएगा। और समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, इतना अच्छा से मैं बताया हूँ। और जो भी आपको इस टॉपिक से दिक्कत हो गया कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।